हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबिया, यकीन करो हम सब खुद उसकी हरकतों से परेशान रहते हैं और उसे भी लगता है कि मज़ा आता है जानबूझकर हम सबको परेशान करने में। आज जो कुछ भी उसने मलिहा के साथ किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। बेड पर एक हाथ मोड़कर सर के नीचे रखे हुए उजैन ने हासी वजाहत की। वो बात ठीक है, लेकिन यार वो इतना गुस्सा कैसे हो गया कि अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनता। गैलरी में खड़ी हुई सबिया ताजुब से बोली, यार वो हमेशा से ही ऐसा डीठ है और इसी वजह से बताया कि हाथों पिटा भी बहुत है, मगर असर कुछ भी नहीं हुआ उस पर। वो तासब से बोला तो वो खामोश ही रहे। अच्छा सबिया, एक बात बताओ। वो संजीदा हुआ। पूछो। गजनफन की इन हरकतों का असर हमारे रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा ना? मतलब सालिक अंकल बहुत गुस्से में थे ना आज, तो कहीं वो गजनफर के गुस्से में हमारा रिश्ता ही ना खत्म कर दे। उसे फिक्र ला हो गई। पता नहीं यार, वो धीरे से बोली। अभी अंकल ने कुछ बातचीत की है क्या? करने का सोचा है उन्होंने आगे? उसने जानना चाहा। पापा के एक वकील अंकल दोस्त हैं, कल वो दुबई से वापस आ रहे हैं, तो उनसे मिलेंगे और मलिहा के निकाह वाली बात डिस्कस करेंगे। फिर देखो वो क्या मशवरा देते हैं, उसने आहिस्ता से बताया। मलिहा ने करवट बदलकर सिबिया के जन्म देखा तो वो बिस्तर पर से गायब मिली, जबकि गैलरी का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो अक्सर रात के वक्त गैलरी में खड़ी हुई उस जहर से बातें किया करती थी, इसलिए ये बात मलिहा के लिए कोई गैर मामूली नहीं थी। चंद लम्हे यूं ही लेटे रहने के बाद उसने दोबारा बाएं तरफ करवट ले ली और नाइट बल्ब की रोशनी में किसी गैर मरे नुक्ते को तकते हुए सोचों के दहाड़ों पर बहने लगे। इन कुछ दिनों में मुख्तलिफ औकात में सुनी गई बातें फिर से उसके जहन में गर्दिश करने लगी। क्या आप मुझसे करेंगी शादी? भेजू मैं अपना रिश्ता आपके घर? उसने बड़े रात उसकी आंखों में देखते हुए अचानक सवाल किया था। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए फिर उसके वालिदैन उनके साथ काफी बुरा सलूक करें, यहाँ तक कि घर से निकाल दें, वो शख्स बदमजाज होगा, उससे बंजन हो चुका, तो फिर ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? मोहब्बत। उन्हें मुस्कुराते हुए एक लफ्ज़ से जवाब दिया था और ये जवाब इतना मुकम्मल और पुरयकीन था कि वो मस्जिद कोई सवाल नहीं कर पाए थे। ये आप ठीक नहीं कर रहे हमदानी साहब, सलमान ने दबा दबा एहतजाज किया था। मुझे सही गलत सिखाने के बजाय अपने इस भांजे को सिखाओ जो चोरी जैसी हरकत के बाद अपने घर से दरगोड़ होकर तुम्हारे घर पर पड़ा हुआ है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी शरीफ इज्जतदार शख्स से करूंगा, तुम्हारे भांजे के जैसे किसी आवारा बदमाश से नहीं। सालिक साहब लिहाज मरबत का दामन बिल्कुल छोड़ चुके थे। ए तुम, उठाओ ये और निकलो यहाँ से। सालिक साहब ने चुटकी बजाते हुए रंगीला को मुखातब करते हुए टोकरे की तरफ इशारा किया था। देखो तुम ये ठीक नहीं करे। मलिहा ने लागर से अंदाज में तनबीह की थी। और वो जो तुम्हारे बाप ने किया था मेरे मामू के साथ, वो ठीक था? वो यकदम बुलंद आवाज से धारा था। कितनी बुरी बात है, कल उनको बेइज्जत करके घर से निकाला है तुम्हारे बाप ने, अब उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ और मैं पापा की तरफ से तुम्हारे मामू से भी माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। कील गाड़ कर निकाल लेने के बाद भी दीवार में सुराख रह जाता है, इसलिए तुम्हारी ये माफी अब किसी काम की नहीं है। अब तुम बस देखती जाओ कि बदमाशी क्या होती है। वो गुस्से में था। मैंने कहा ना कि सब मैंने गुस्से में किया था अंकल। जब अंकल ने रिश्ते से इनकार किया तो मैं डर गया था कि कहीं वो तुम्हारी शादी किसी और से ना करवा दें। बस इसीलिए जो ठीक लगा मैं कर गुजरा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने धीरे से कहा था। देखो मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कोई जिस्मानी जबरदस्ती भी कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। तभी तो तुम्हें सही सलामत वापस छोड़ दिया तुम्हारे घर। अगर मेरे इरादे गलत होते तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ता और यूं मिन्नत करता? उसने दूसरे पहलू उजागर किया था। हमारा निकाह हो गया है, मैं सबसे मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज तुम भी मेरे पास आ जाओ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। उसने आजिज़ से गुजारिश करते हुए यकीन दहानी कराई थी। हम दोबारा बाकायदा से सबकी रजामंदी से सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लेंगे, मगर प्लीज तुम मान जाओ जिंदगी में पहली मर्तबा किसी से कुछ मांग रहा हूँ मैं, वरना अब तक तो बिन मांगे बस दुख ही मिले हैं। उसने हाल निकालते हुए दुख से कहा था। मैं जानता हूँ कि जो नक्शा मेरे घर वालों ने तुम लोगों के सामने खींचा है उसकी बुनियाद पर मैं तुम लोगों के लिए एक बुरा इंसान हूँ, लेकिन एक मौका तो देख कर देखो इस बुरे को अच्छा बनने का। वो इसी आजिज़ से कह रहा था। मेरी बातों पर दिमाग से नहीं दिल से गौर करना मलिहा, उसने फिर से गुजारिश की थी। ये सारी बातें मसलसल उसके जहन में गूंज कर उसे उलझा रही थी और वो उलझती जा रही थी। तभी साइड पर रखे उसके मोबाइल पर पैगाम वसूल होने की महसूस टून बजे। उसने मोबाइल उठाकर चेक किया। उसी नंबर से मैसेज आया था जिसे शाम में गुजनफर ने कॉल की थी और पैगाम शायराना अंदाज में था। उसे अशार की सूरत में फिर से उसे कॉल करना चाहता, जिसे पढ़कर कुछ लम्हों के लिए वो भी मोहब्बत भी हो गई थी, मगर फिर आज जो कुछ भी हुआ वो उसे याद करने पर गोया वापस होश में आई थी और ये मैसेज डिलीट करने के बाद मोबाइल वापस रखकर सोने के लिए कोशिश करने लगे, मगर सितम जरफी हुई कि नींद के बजाय फिर उसका ख्याल आ गया और इसी के मतलब जहन में बातें गुजरने लगी, जिसके बाद उसकी आंखें खुल गई। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फिर ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? मोहब्बत।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, एक मौका तो देकर देखो, इस बूढ़े को अच्छा बनेगा। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फिर ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसके ज़हन में बस इसी बात की तकरार होने लगी थी, जिससे तंग आकर उसे फिर से कस कर आंखें मीच ली थी, मगर वो ये भूल गई थी कि आंखें बंद कर लेने से खतरा टाल नहीं जाता। मैंने दिल के दरवाजे पर लिखा है, अंदर आना मना है। इश्क मुस्कुराते हुए बोला, मैं आनता हूँ जनाब। ड्राइंग रूम में कहने को इस वक्त 6 लोग मौजूद थे, मगर खामोशी ऐसी छाई हुई थी गोया किसी जिर रूह का नामो निशान भी ना बाकी हो। बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिलाहर दुर्दाना की संजीदा आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। अम्मा भी, ये क्या कह रही हैं आप? रफाकत हैरान हुए। यही कैफियत शहाना और शफात की भी थी। सलमान को इस बात से कुछ उम्मीद मिली, जबकि साले हमेशा की तरह खामोशी सर झुकाए बैठी रहे। सही कह रही हूँ, गुजरफर ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है। हाँ, जिस तरह किया वो तरीका गलत था, जिसकी तलाफी के लिए अगर वो राजी है तो एक मौका देना चाहिए। वो मजीद बोले, मगर अम्मा भी, सालिक भाई कभी नहीं मानेंगे और मानना चाहिए भी नहीं। भला जो हरकत उसने की है वो कोई छोटी बात है? शहाना को ये मामला फहमी हजम नहीं हो रही थी। इस घर के सरबराह की हैसियत से अभी मैं जिंदा हूँ शहाना, इसलिए मुझे फैसला करने दो। दुर्दाने ने साथी से टोका और मुंह बनाकर खामोश हो गए। और भूलो मत कि इस घर से उजैर और सबिया के रिश्ते की सूरत हमारा ताल्लुक जुड़वा है, जिसे बरकरार रखने के लिए जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। वरना अगर सालिक ने जरफर के गुस्से में उजैर और सबिया का रिश्ता भी खत्म कर दिया तो इस मामले की वजह से हाँ हमारे 2 बच्चे भी जद में आ जाएंगे, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें संजीदगी से दूसरा नुकता उठाया तो सब होश में पड़ गए। रफाकत, फोन करके बुलाओ सालिक और राजिया को, कहो कि मुझे इनसे बात करनी है। उन्होंने इसी अंदाज में हुक्म सादर किया तो उन्हें उसकी तकमील करनी पड़ी, जबकि सलमान को भी बात बन जाने की उम्मीद नजर आने लगी। मलिहा प्लीज, गुस्से में की गई मेरी गलती की कोई संगीन सजा ना देना मुझे। गुजरभर के लहजे में बेताशा इल्तजा थी। आज मामू बात करने गए हैं पापा लोगों से और मुझे उम्मीद है कि आखिरी फैसला तुम पर ही छोड़ा जाएगा। प्लीज मुझे सजाए मौत ना सुनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या नहीं था उसके लहजे में कर, बेबसी, इल्तजा, तड़प, जिसे महसूस करते हुए बेसाता लब बीच गई। मलिहा, पापा कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, हमें चलना है। यकदम इस सबिया कहते हुए कमरे में तो मलिहा ने फोर दफा मोबाइल कान से हटाकर हाथ कमर के पीछे का लिया, और उसने ऐसा क्यों किया ये वो खुद भी ना समझ पाए। कहाँ? खिड़की के नजदीकी खिड़की खड़ी हुई मलिहा नासमझी से पूछा, मौजूद जबकि लाइन पर मौजूद गुजनफर भी उनकी बातें सुन पा रहा था। रफाकत अंकल का फोन आया है, उन्होंने अम्मी पापा को बुलाया है कुछ जरूरी बात करने के लिए, मगर पापा हम दोनों को भी साथ चलने का कह रहे हैं। उसने मुख्तसर वजाहत की। वो हैरान हुई, मतलब गुजनफर का अंदेशा दुरुस्त था कि आज कोई फैसला होने वाला है। चलो 5 मिनट में नीचे आ जाओ। वो इसे तलकीन करती हुई वापस चली गई। मलिहा ने पुरसोच अंदाज में मोबाइल की जानब देखा, जिस पर फोन से रब्ता बहाल था। चंद हमें यूं ही देखते रहने के बाद उसने स्क्रीन पर नजर आते हुए सूरज निशान को छोड़ते हुए रब्ता मुनक़ता कर दिया था और आगे बढ़ गए, जबकि दूसरी जन्नब टू टू की आवाज सुनाते हुए मोबाइल को गुजनफर ने भी पुरसोच अंदाज में कान से हटाया। थोड़ी देर में ये चारों अब्बास विला पहुंच चुके थे, जिसके बाद सबिया और मलिया को दुर्दाना के कहने पर जोहा अपने कमरे में ले गए थे, जबकि सालिक और राजिया इन लोगों के हमरा ड्राइंग रूम में मौजूद है। ये आपका ही एहतराम है अम्मा भी, जो इतना सब होने के बावजूद भी आप तक बातों से मामला हल करने को तरजीह दे रहा हूँ, वरना जो हरकत उसने की है उसके बाद मेरे हाथों से जिंदा बचाने पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए। सालिक साहब ने दरमियाने मकसद अंदाज में बोले, मुझे पता है बेटा कि तुम एक समझदार इंसान हो, तभी मामलात हमारे बस में है और हम सब चाहते हैं कि ये मामला अब ठीक भी हो जाए, जिसके लिए तुम लोगों का तावन बहुत ही जरूरी है। दुर्दाना तहम्मुल से गोया हुई। हम मानते हैं कि गजनफर ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो सही कि सारी गलती अकेले गजनफर की नहीं है। उससे पहले बात की थी हमसे अपना रिश्ता लेकर जाने की, मगर हम नहीं माने। फिर सुलेमान अकेले आया था तुम्हारे घर, जिससे तुम इनकार कर दिया और गजनफर से ये बर्दाश्त ना हुआ। दर हकीकत वो दिल का बुरा नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है बेटा। उन्हें रसान से झूठी सच्ची वजाहत के साथ ही समझाना चाहा, जिसे सब हम मुझसे सुनते रहे। आपकी सारी बातें ठीक है अम्मा भी, मगर मैं अपने वकील से बात कर चुका हूँ। मलिहा के तलाक के लिए मैं किसी सूरत या जबरदस्ती का रिश्ता कायम नहीं रखूंगा। उन्हें मैं संजीदगी से अपना फैसला सुनाया, और अगर आप लोगों ने इस हवाले से मजीद कोई इसरार किया तो मजबूरन हमें हमें सबिया का रिश्ता भी खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने आहिस्ता से मजीद कहा तो सब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। ये तो कोई बात ना हुई सालक भाई, भला एक के चक्कर में दूसरी को क्यों घसीट रही हैं आप? शहाना ने इतजाज किया, क्योंकि मुझे मेरी दोनों बेटियां अजीज हैं और मैं नहीं चाहूंगा अगर दोनों के साथ कुछ भी बुरा हो। उन्हें तुर्की बातुर्की जवाब दिया, देखो बेटा ये अक्लमंदी नहीं है,
उज़ैर और सुबिया की एक दूसरे के लिए पसंदीदगी हम सब ही जानते हैं, बल्कि उनकी पसंद ही तो ये रिश्ता हुआ था। और याद करो, उस वक्त तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की मर्जी सबसे अहम है, तो क्यों ना इस बार भी फैसला उनसे ही करने दिया जाए। दुर्दाना ने बीच की राय निकाली। क्या मतलब? वो समझे नहीं। मतलब हमें मलिहा से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है, क्योंकि जिंदगी उसकी है। फिर उसका जो भी फैसला होगा हम सबको कबूल होगा। उस फैसले का असर सबिया के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। उन्हें वजाहत करते हुए सलमान को दी गई तजवीज़ पेश की और सोच में पड़ गए, जबकि दुर्दाना का लिहाज करते हुए बाकी सभी बिना कुछ बोले हुए खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। ठीक है, एक गहरी सांस लेकर नतीजे पर पहुंचे। सालिया, जाओ मलिहा को लेकर आओ। दुर्दाना ने हदायत दी तो वो फौरन असबाब में सारी हिलाते हुए उठ खड़ी थी, जबकि वो मलिहा को लेने गई और इसी अरसे तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही थी। सबके लबों पर खामोशी सजाए हुए, जहन में मुख्तलिफ सोचे लिए मलिहा के मुंतजिर थे, जो सादा से जामनी सूट में चंद लम्हों बाद सालिया के हमरा ड्राइनिंग रूम में दाल हुए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। दुर्दाना ने उसे प्यार से बुलाया तो वो आहिस्ता से उनके बराबर में आ बैठी, जबकि सालिया भी अपनी सबका जगह पर बैठ चुकी थी। देखो बेटा, जो हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा है और चाहते हैं कि किसी तरह ये बिगड़ी हुई बात बन जाए। वो नरमी से गोया हुई। जबरदस्ती सही, मगर तुम्हारा और जनफर का निकाह हो चुका है और वो कोई अनजान नहीं है। हमारा अपना खून है और तुम्हारी बैंक का जेठ भी हुआ रिश्ते में। हाँ, माना कि हमारे उसके दरमियान मामला थोड़े खराब है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गलतियां, लड़ाई झगड़े, बदगुमानियां हर घर में होती हैं। वो समझदारी इसी में है कि उन्हें नजरअंदाज करते हुए दिल साफ करके आगे बढ़ा जाए, और हम अब वही करने लगे हैं। अब से हमारा जनफर हमारा साथ पहले की तरह इसी घर में रहेगा। उन्होंने काफी लंबी तमीद बांधी, जिसे सुनकर सब हैरान हुए और सालिया ने तो बाकायदा खुशगवार, जबकि शहाना ने नागवार हैरत से उनको देखा था। अच्छी बात है ये तो, वो धीरे से बोली। हाँ, इसलिए अब हम चाहते हैं बेटा कि तुम अपनी मर्जी बताओ। तुम क्या चाहती हो? ये नकाब बरकरार रखना चाहती हो या खत्म करना चाहती हो? उन्हें सारे पहलू उजागर करके मोहब्बत से उसकी राय जानना चाहिए थी, जिसके सभी मुंतजिर थे। लेकिन दादी, इस तरह जोर जबरदस्ती नकाह नहीं होता, उसे ध्यान दिलाया। हमें अंदाजा है बेटा, इसलिए हम बाकायदा इस्लामी कवानी के हिसाब से दोबारा तुम लोगों का निकाह करवाएंगे। अब तुम बताओ कि क्या तुम जफर से निकाह करना चाहती हो? उन्हें हल पेश करते हुए फिर इस्तफसार किया तो वो चुप हो गई। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। घबराओ नहीं बेटा, जो चाहती हो खुलकर बताओ, हाँ या नहीं। उन्हें प्यार से सब पर हाथ फेरा। हाँ, उसने हल्के से इकरार किया तो सबको लम्हे भर के लिए अपने समाज पर शक गुजरा। मलिहा, बेटा ये क्या बोल रही हो? सालिक साहब ने हैरत से उसे ध्यान दिलाना चाहा। जो मुझे ठीक लगा पापा, वो धीरे से बोली। लो भाई, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, तभी तो महाशय ने यह कदम उठाया है और हम सिर्फ इसे जिम्मेदार ठहराए रहे हैं। फिर से मजबूर शहाना ने तंजिया अंदाज में तबसरा किया। शहाना, दुर्दाना ने सादगी से टोका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, सालिक साहब ने ताजुब से बोले। यही कैफियत राजिया की भी थी। अम्मी, पापा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मलिया ने खड़े होकर लहजाजत से गुजारिश की, जिस पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। सालिया, उन्हें गेस्ट रूम तक छोड़कर आओ। दुर्दाना ने फौरन हदायत दी तो सालिया उठ खड़ी हुई थी। ना चाहते हुए सालिक और राजिया भी अपनी जगह पर से उठे और फिर तीनों उनकी तकलीन में कमरे से बाहर निकल गए थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है शहाना, या मैं बात बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मजीद जल्दी पर तेल छिड़क रही हो? उनके जाते ही दुर्दाना ने साथी से खबर ली थी। ठीक है, तो कहा था मैंने अम्मा भी। देखा आपने कि कैसे जड़ से हाँ कर दिया उसने। मतलब उसने इशारा दिया होगा ना, उससे और हाँ हुआ, इतना तमाचा खड़ा कर दिया। और आपने ये क्या कहा कि गजनफर आपसे यहाँ रहेगा? भूल गई आप कि वो चोरी वाली हरकत वो भी बिना नादम हुए तंग कर कहते हुए गई थी। मलिहा ने अगर हाँ की तो इसमें हम सबका ही फायदा है, बात बिगड़ेगी नहीं। और रही बात गजनफर के यहाँ रहने की, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तुम बार बार ये चोरी वाली बात बीच में ना लाओ। शफात, समझा लो अपनी जुबान में उसे, वरना फिर तुम कहोगे कि आपकी अम्मा मी ने मुझे बातें सुनाई है। वो भी दो बदत हिसाब किताब बराबर करते शफात को बीच में लाए, जिन्होंने महज अपनी बेगम को शिकवा को नगाहों से घूरने पर इतफाक किया था, जो इस अफजाई पर क्लिस कर डाई गई थी। रफाकत और साले हमेशा की तरह उनके मामले में कुछ नहीं बोले थे, जबकि उस फैमिली ड्रामे का हिस्सा बने हुए सलमान सब देखते हुए मुंतजिर थे कि कब वो लोग वापस आकर अपना हतमी फैसला सुनाएंगे। आप लोग भी तो ये भूल रहे हैं ना कि मुझ पर तलाक याफ्ता का लेबल लगा है। तलाक के बाद से अब तक कितने लोग मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं, जबकि गजनफर ने खुद हाथ बढ़ाया है मेरी तरफ। मलिया हजत करने में मसरूफ थे। सालिक और राजा एक डबल सोफे पर साथ बैठे हुए थे, जबकि उनके मुकाबले डबल सोफे पर बैठी हुई मलिया उन्हें कायल करने की कोशिश कर रही थी। तो तलाक याफ्ता होने का ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारा हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में दे दें, राजा ने टोका। बेटा, कोई कमी नहीं है तुम्हें, अच्छी शक्ल और सूरत, पढ़ी लिखी हो। हम जहेज में भी तुम लोगों के एक एक प्लाट देने वाले हैं। हर तरह से तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, फिर तुम ये कंप्रोमाइज क्यों करने लगी हो? तुम्हें किससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर सूरत तुम्हारा पीछा इसे छुड़वाऊंगा, साला ने नरमी से समझाना चाहा।
मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रही पापा, ये मेरी मर्जी है। गुजरफर इतना बुरा नहीं है जितना उसे बना दिया गया है। हमें एक बार उस बुरे को अच्छा बनने का मौका देना चाहिए। वह खुद आया है सवाली बनकर, उसने हमायत की थी, मतलब गुजरफर अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था। मेरी बेटी कोई चांस नहीं है जो मैं किसी भी एडे गैड को उठा कर दे दूं। वो थोड़े बढ़म हुए। भूल गए तुम कि कैसे तुम्हें उठा कर लेकर गया था और वो जबरदस्ती निकाह किया था। राजा ने भी याद दिलाया। यही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ निकाह किया है। वो चाहता तो सलमान अंगद की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरा रेप भी काट सकता था, मुझे कैद में रख सकता था, किसी कोठे पर बेच सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसका तरीका गलत था, इरादा नहीं। उसने जोरों शोर से एक और पहलू उजागर किया था। और फिर साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इस वक्त हमें तुम्हारा कोई साइकोलॉजी का लेक्चर नहीं सुनना मलिया। वो कहने लगी थी कि सालिक ने साथी से डपटा। ठीक है, नहीं बोलती कुछ। आपने मेरी मर्जी पूछी, मैंने बता दी, क्योंकि आप हमेशा कहा करते थे कि आपके लिए सबसे अहम आपकी बेटियों की मर्जी है। अब आगे वही होगा जो आपकी मर्जी होगी। वो भी खींचे अंदाज में कहकर खामोश हो गए। वो चंद लम्हे से यूं ही देखते थे, जो नजरें झुकाए अपने नान खोज रहे थे। फिर एक गहरी सांस लेकर खड़े होते हुए उसके बराबर में आकर बैठ गए। देखो बेटा, अगर बच्चा अपनी नादानी में कांच को चमकती हुई खूबसूरत शायद समझ कर पकड़ने की जिद करे तो माँ बाप सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसे कांच नहीं थमा देते। तुम भी इस वक्त अपने लिए वो मांग रही हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आप बताओ, हम तुम्हें वो कैसे दें? उसके गिर्द बाजू हमायल करते हुए नरमी से बोले। मैं जानती हूँ पापा कि मैं कांच मांग रही हूँ, मगर वो जो टूट कर बिखरा हुआ है ना, और मैं उसको जोड़ने का हुनर रखती हूँ, तभी तो मांग रही हूँ। वो उनके सीने से लगते हुए बोली। बेटा, इस कोशिश में तुम्हारे हाथ जमी हो सकते हैं। उन्हें फिर रोकना चाहा। अगर आपकी मोहब्बत के ग्लव्स मेरे हाथों में होंगे तो नहीं जमी होंगे। उसका अंदाज पूर्ण यकीन था जिस पर वो लाजवाब हो गए। हम इस रिश्ते पर रजामंद है। सालिक साहब ने बिलाहर फैसला सुना दिया था। सुलेमान, सालिया और दुर्दाना के चेहरे बेसाता खुल उठे थे। रफाकत और शफात भी कोई खास रद्दमल नहीं दिया था, जबकि शहाना भी मुंह बनाए बैठे थे। लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं, वो संजीदगी से मजीद बोले। हाँ हाँ बेटा बोलो। दुर्दाना ने सहूलियतें ज्यादा दी। सबसे पहली शर्त यह है कि निकाह दोबारा असद तरीके से सुन्नत के मुताबिक होगा। वो बताने लगे। बिल्कुल, हम भी इसके हक में हैं। उन्होंने फिर तायद की। दूसरी ये कि गजनफर को आकर हम सबसे माफी मांगनी होगी। वो फिर गोया हुए। जरूर, ये बिल्कुल बजा है। दुर्दाना का कोई इतराज ना था। और तीसरी शर्त, सलमान ने जाना चाहा तो सालिक साहब ने संजीदगी से उसकी जन्म देखा, जबकि बाकी सब भी अगली शर्त के मुंतजिर थे। देखा आपने कैसी ब्रेन वॉशिंग की है मैंने उसकी, और उसने हाँ कर ही दी। गुलजनफर फखर से कहते हुए फिर स्नोकर टेबल पर झुका और स्टिक से बाल का निशाना लेने लगा। पर प्लान तो मेरा था ना, वरना तुम तो काम बिगाड़ कर आ गए थे। टेबल के नजदीक खड़े हुए सुलेमान ने याद दिलाया। चले, ये सेहरा भी बांध ले आप अपने सर पर। वैसे मुझे कम बांधना है ये शादी का सेहरा? उसने पूछते हुए शॉर्ट लगाया, मगर बाल सुराख में ना जा सकी। इस महीने की 26 तारीख को, उसने इत्मीनान से बताया। और वो शादी की तीसरी शर्त बताई ही नहीं आपने अभी तक हमदानी की, वो क्या है? उसे फिर इसी बाल का निशाना लेते हुए पूछा जो सुराख में नहीं जा सके थे। उसके वापस सलमान ने बेसाता संजीदगी से उसकी जन्म देखा। बताएं, उसने इसरार किया। कुछ हास नहीं, उसका अंदाज टालने वाला था। लाओ स्टिक दो, अब एक निशाना मैं लगाता हूँ। उनने मौजू बदलते हुए उसके हाथ से स्टिक ली, फिर टेबल पर जोकर शॉट मारा और वो बाल सीधी सुराख में गए जिसको लेकर गुजनफर कब से नाकाम हो रहा था। देखा, ऐसे खेलते हैं गेम, उन्हें फड़िया अंदाज में कहा, जबकि गुजनफर का उनको यूं अचानक बात बताना थोड़ा गैर मामूली लगा था, जिसके बाद वो महज उनको देकर रह गया था, जिसके चेहरे पर अफादाना मुस्कुराहट रक्सान थी। दुश्मन के इरादों को अगर जेर करना है तो तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। अब्बास विला से वापस आने के बाद मलिया अपने कमरे में मौजूद बेड क्रोन से टेक लगाए बैठी इन्हीं सब सोचों में गुम थी कि साइड पर रखे हुए उसके मोबाइल पर पैगाम वसूल होने का अंदलिया मिला। वो चूम कर मोबाइल की जानब मुतवज्जो हुई और उसे उठाकर पैगाम देखा। थैंक्स। उस जानवर की जन्म से एक लफ्सी मैसेज वसूल हुआ था, मतलब उस तक खबर पहुंच गई थी उसकी रजामंदी की। उसे कबल कि उस पर कुछ रद्द-ए-अमल देती सबिया दरवाजा धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुए। उसे मोबाइल स्क्रीन ऑफ कर दी। क्या कर रही थी? वो पूछती हुई बेड की जानब आई। कुछ खास नहीं, तुम बताओ क्या डिस्कशन चल रहा है अम्मी पापा के साथ? मलिया ने पूछते हुए मोबाइल वापस साइड पर रख दिया। वो वही शादी के हवाले से, बस 3 हफ्ते रह गए हैं शादी शुरू होने में, और अब साथ तुम्हारी भी शादी है, तो बस अरेंजमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। सबिया ने बेड पर से उसके सामने बैठते हुए जवाब दिया। हम्म वैसे दादी ने तो कहा है कि हम लोग को तैयारियों के चक्कर में कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने जो ही याद दिलाया। हाँ, लेकिन जो थोड़े बहुत इंतजाम जरूरी हैं वो तो करने हैं ना। वो कंधे झुकाकर बोले तो मलिया ने भी इस बात में सर हिलाया और फिर दोनों के बीच खामोशी हायल हो गई। मलिया, एक बात पूछूं,
اس نے تہمین باندھی۔ ہاں پوچھو۔ تم نے کسی دباؤ میں آ کر تجھے فیصلہ نہیں کیا نا؟ اس نے نرمی سے ٹٹولنا چاہا۔ نہیں، میں بلا کسی کے دباؤ میں آؤں گی؟ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے ہنسی۔ کسی کے بھی؟ جیسے غضنفر نے تمہیں پریشرائز کیا ہو۔ تم نے بتایا تھا نا کہ اس نے تمہیں گن پوائنٹ پر نکاح کا لیا تھا، تو ایسے اس نے تمہیں ہانگ کرنے کے لیے اکسایا ہو، یا پھر اسے ڈر سے تو ایسا نہیں کر کہ کہیں میرا اور عزیر کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ وہ زیر میں کل ملاتے ہوئے اندیشے زبان پر لائے۔ بساطا ملیحہ کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ نہیں پگلی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی غضنفر نے مجھے پریشرائز کیا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ڈر ہے، بلکہ مجھے امید ہے۔ اسے رسان سے یہ اندیشہ دور کیا۔ کیسی امید؟ وہ سمجھی نہیں۔ کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لے آنے کی، بگڑے ہوئے کو سمیٹ لینے کی، بگڑے ہوئے کو سدھار لینے کی، اس نے پرجوکی لہجے میں کہا، جو کہ صبیہ کو لاجواب کر گیا۔ ایک ہفتے بعد۔ بس قدر رفاقت، آخر وہ بیٹا ہے تمہارا، درگزر سے کام لو، دردانہ نے سمجھانا چاہا۔ انہوں نے خاص طور پر رفاقت کو بات کرنے کے لیے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ نہیں ہوتا درگزر اماں بھی۔ آج بھی وہ لمحہ جب مجھے یاد آتا ہے جس وقت غضنفر پر چوری کا الزام سچ ثابت ہوا، تو اس وقت محسوس کرنے والی شرمندگی اور بے عزتی مجھے اس روز کے جتنے زوردار ڈنک مارتی ہے۔ رفاقت کے لہجے میں غصہ زیادہ تھا یا بے بسی، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تو کیوں اپنے ذہن پر گزرے ہوئے کل کے بچھوؤں کو بوجھ لیے گھوم رہے ہو، جو تمہیں بار بار ڈنک مارتے ہیں؟ اٹھا کر پھینک تو انہیں ترکی پر ترکی کہا۔ کیسے اماں بھی؟ انہوں نے سوال کیا۔ غضنفر کو معاف کر کے انہیں ٹھہرا ہوا جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ آج ہم سب جا رہے ہیں نا سالے کے گھر ملیحہ کے رسم کے لیے۔ وہاں غضنفر کو بھی بلایا ہے میں نے، سلمان کے ساتھ، اور وہاں سے واپسی پر غضنفر ہمارے ساتھ آئے گا، وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ انہوں نے باقاعدہ فیصلہ سنایا اور وہ بے بسی سے ان کو دیکھ کر رہ گئے۔ 2 ہفتے بعد شادی ہے تو پھر یہ رسم وسم کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ملیحہ نے ٹاپس پہنتے ہوئے کوفت سے کہا۔ وہ ریشم کی کلیوں والی سفید فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنے، آری مانگ سے کھلے سیاہ بال پوچھ پر بکھرے ہوئے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ تقریباً تیار ہی تھے۔ کون سا دم درکا کر رہے ہیں؟ صرف گھر والے ہی تو ہیں، اور دادی کی بات ٹال بھی تو نہیں سکتے تھے نا؟ نارنجی سوٹ میں ہلکا پھلکا سا تیار ہوتی صبیہ بولی، جو کہ سائڈ ٹیبل کے ڈرا میں سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ السلام علیکم بابیز۔ تبھی زوہا چیکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں چونک کر متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آگے تم لوگ؟ صوبیہ جواب دیتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگے۔ نہیں، ابھی راستے میں ہے۔ زوہا نے اسے الگ ہوتے ہوئے شرارت سے جواب دیا اور پھر ملیحہ سے گلے ملے۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ بابی صاحبہ، اس نے بے ساتھ ملیحہ کی تعریف کی۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں نان صاحبہ، جواباً اس نے بھی گلابی سوٹ میں سادہ سے تیار ہوئی زوہا کا گال کھینچا۔ میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا، آپ لوگوں سے کہا، ان سب کے لیے میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے غضنفر نے آہستہ سے کہتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑے، جس کے جواب میں باقی سب خاموش ہی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا۔ وہ مزید بولا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات تب ہوگی جب تم ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہیں دہراؤ گے۔ دردانہ نے مسکراتے ہوئے سب کی ترجمانی کی۔ نہیں دہراؤں گا دادی، وہ فوراً بولا، جبکہ اس کے دل کا حال تو وہی جانتا تھا جو ان سب سے صحت بند زن تھا۔ صالحہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اپنے بیٹے کو واپس پا کر۔ رفاقت صاحب کی چپ ہی شاید ان کی رضامندی تھی، شفاعت کے لیے بس یہی کافی تھا کہ انسان میں ان کے بیٹے کا رشتہ متاثر نہیں ہوا۔ شہانہ کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بارا تھا، اس لیے وہ لیے دیے ہی بیٹھی تھی۔ سالک اور راضیہ بھی اپنی بیٹی کی رضامندی اور دردانہ کی تسلیوں کے آگے خاموش ہو گئے تھے، جبکہ سلمان اپنی منتوں کو قریب ہوتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر بے حد خوش تھے۔ چلو اب ملیحہ کو بھی بلا لو، رسم کا لیتے ہیں، دردانہ نے توجہ دلائی۔ ہاں میں لے کر آتی ہوں اسے، راجہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد صبیہ، زوہا اور راجہ کے ہمراہ سفید سوٹ کے ساتھ ہی سر پر سورج دوپٹہ اوڑھتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں آئے تھے، جس کی جانب سب کی نظریں بے ساتھ اٹھی۔ اس نے بھی ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر سیدھی سامنے والے صوفے پر بلیک جینس پر میرون شرٹ، اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے غضنفر سے جا ملے، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ پلکیں جھکا لے۔ اسے غضنفر کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا، جس کے باعث ملیحہ کے دھڑکنیں تھوڑی سی بے ترتیب ہوئی تھی، اور پھر دردانہ نے دونوں کی رسم کی، جسے عبید ہینڈ کیم میں ریکارڈ کرنے لگا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، مقام پاتے ہی عزیر نے صبیہ کے کان میں شوہی سے سرگوشی کی تھی۔ پتہ ہے مجھے، اس نے دھیمے انداز میں مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مصنوعی بے نیازی سے جواب دیا۔ غضنفر نے کن انکھیوں سے سب کی جانب دیکھا، سب کے چہروں پر ایک خوشی تھی جسے دیکھ کر اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اللہ پوری نظر سے بچائے ہماری خوشیوں کو۔ دردانہ نے دل سے دعا دی تو بے ساتھ کئی آمین سنائی دیے۔ بری نظر کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھ سے نہیں بچیں گی آپ لوگوں کی یہ خوشیاں۔ اب میں بتاؤں گا کہ جب خوشیاں چھینتی ہیں تو کیسا درد ہوتا ہے، غضنفر نے زہرہن انداز سے ہی دل میں کہا۔
جبکہ اس کے چہرے پر پرفریب مسکراہٹ ویسی موجود تھی جو اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ کو چھپائے ہوئے تھی، جس میں وہ سب کو جلانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔